किसान भाइयों नमस्कार, मैं जय प्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि मैं आपकी भलाई के लिए, आपके खेतों में कोई परेशानी न हो, आप कम खर्चे में अच्छा इनकम ले सके, उसी के चक्कर में हम घूमते रहते हैं। और आज हम इसी चक्कर में कानपुर में आए हैं और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि अगर कानपुर में आपने बिठूर सुना होगा तो एक तरीके से कहा जाए कि बिठूर जो है इनका एक सूबा था। और डॉक्टर साहब जी हैं, सतीश साहब हैं, सतीश सूबेदार जी। तो इनका मैं परिचय कराने से पहले सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि हमारी बात हुई 2 दिन पहले, परसों बात हुई थी। डॉक्टर साहब से केवल मेरी 10 सेकंड बात हुई और मेरे दिल में जो डॉक्टर साहब ने बातचीत की उसी से लगा कि डॉक्टर साहब से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं। और आज उसी सीखने के और आपको सिखाने के चक्कर में यहां तक पहुंचा हूं और डॉक्टर साहब से मुलाकात की। डॉक्टर साहब हमारे बहुत सरल इंसान हैं और बहुत सारी चीजों आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, मेरे लिए नहीं अपने लिए देखिएगा दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर साहब जो बताने जा रहे हैं चीज वो आज तक आपको कोई वीडियो में नहीं बताने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, डॉक्टर साहब डेयरी पे बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। डेयरी के साथ साथ एग्रीकल्चर पे भी आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की हैं। तो देर न करते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का परिचय कराना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ में आपका स्वागत है। आपका समय देने के लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं सर। सबसे पहला तो क्योंकि आपने एक बार मेरी प्रार्थना स्वीकार करके कि ठीक है जेपी जी आप आइए, हम आपको समय देंगे। तो सर अपना छोटा सा परिचय पहले दीजिए सर। और हमारे यहाँ पर छोटा सा गांव है, सचिंडी करके है, तो उधर भी अपनी खेती है। वहाँ पर 23 एकड़ जमीन है। अच्छा सर। और बिठूर में 13 एकड़ जमीन है। जी जी जी। जल्द ही मैं डॉक्टर साहब के फार्म हाउस पे भी विजिट करूंगा, लेकिन आज नहीं। जी जी। तो जो है शुरुआत यहाँ से होती है कि जब मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से निकला मैं जी। और 1 साल 2 साल 3 साल हमने जो भी कुछ हमको जो हमारे गुरुजनों ने जो ज्ञान दिया था वो हमने जो है उसको इस्तेमाल करने के बाद, प्रयोग में लाने के बाद जो है कुछ साल तो जो है उपज बढ़ी। लेकिन तीसरे साल के बाद से जो है उपज बहुत ही लगातार तेजी से जो है घटने लग गई। जी जी। हम इसका कारण ढूंढ रहे थे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जी जी। है ना जी। तो यही समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो है हमारे कुछ करने में कोई फर्क है कुछ। जी जी। है ना जी। प्रजातियां तो इन्होंने एक से एक अच्छी थी, लेकिन जब हम उसको अनुकूल वातावरण देना चाहते हैं वो है ही नहीं वो जी। सबसे पहले जो है ये समझ में आया कि हम बीज की मात्रा बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। अच्छा, जो हम लोग चाहे जो भी फसल लगाते हैं हम बीज की मात्रा ज्यादा डालते हैं, अत्यधिक डाल रहे हैं। अच्छा, अत्यधिक मतलब तो सर किसी एक बीज के बारे में बताइए। हाँ, जैसे कि आप आज हमारा टॉपिक आलू के बारे में है। आलू में चेचक रोग क्या होता है, बेसिकली हमारी चर्चा आज इस पे होगी, उसके बाद दूसरी बार उस पे होगा। तो सर थोड़ा सा आप बताएं इसके बारे में। जैसे कि चार्ट ऊपर आपको किसान भाइयों दिख रहा है और डॉक्टर साहब इसी पे अब आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जी सर बताएं। सबसे पहले जो है प्रत्येक किसान को जो है ये जानने की जरूरत है कि 1 एकड़ का क्षेत्रफल क्या है। केवल बीघा करता रहता है और कहीं जगह 2 बीघे का 1 एकड़ होता है जी, कहीं 1 बीघे में होता है जी, कहीं 5 बीघे में होता है जी। जी बिल्कुल, है ना जी सर जी। तो आप ये जान लीजिए कि 1 एकड़ मतलब 4047 वर्ग मीटर, जिसकी लंबाई 71 मीटर की लंबाई और 57 मीटर की चौड़ाई। जी जी जी। और जब 57 से आप जो है 71 को गुना करेंगे तो 4047 वर्ग मीटर की आ गया, है ना जी। फिर उसके बाद जो है ये भी तय करना है कि कौन सी प्रजाति, जैसे आलू के लिए जैसे भी हम बता रहे थे आपसे कि उसको 60 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर के फासला की जरूरत होती है। मतलब रो टू रो सर 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर जी। तो इस तरीके से अगर हम इसको मीटर में परिवर्तित करते हैं तो 0.6 गुणित 0.2 मीटर बराबर जो 0.12 मीटर हो गया जी। और इसको जो है 4047 वर्ग मीटर को 0.02 से भाग दे देते हैं तो 2,02,350 पौधे आते हैं। अच्छा सर, 2,02,350 पौधे आते हैं। तो अगर हम सर इसको जब दूरी में लगाते हैं तो इसकी पैदावार
ऑर्गेनिक अगर करते हैं तो क्या आनी चाहिए सर? देखिए, ऑर्गेनिक का तात्पर्य यह है हमारा कि हम उसको विष रहित, जी विष मुक्त जो है फसल तैयार कर सकते हैं। और इसको संतुलित आहार देने की जरूरत है जी। प्रायः जो क्या होता क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो निसर्ग से आपको, प्रकृति से तो मिलता ही मिलता है, लेकिन बाकी का जो तेरा भस्म जो है वो किसान को देना पड़ता है जी। और अध्ययन अभी तक इसका हुआ ही नहीं है कि पौधे को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए और क्यों चाहिए। ये जान लिया तो फिर क्या हो गया कि उत्पादन की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इन सभी तेरह भस्मों का आपस में समन्वय है। एक भी अगर पोषक तत्व 10 लाखों हिस्से में भी कम पड़ रहा है तो पौधे की बढ़वार रुक जाएगी। और रुक जाने के बाद ये प्रकृति का अटूट नियम है। और इस माने में प्रकृति कठोर है और बहुत निष्ठुर है कि अगर आप शक्तिशाली नहीं है तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और वो प्रकृति उसको बाहर कर देती है। जी ये है। तो सर इसका जैसे कि आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बोला, पोषक तत्वों के बारे में, तो इसका क्या सिस्टम होना चाहिए, थोड़ा सा जरूर। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इसको क्या इसका सिस्टम होना चाहिए। अब जैसे आपकी आलू की फसल आपके यहाँ जो कराई थी, तो बीज जमने के 15 दिन के बाद सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसका नाम है मिकनर MS-16। इसमें सभी पोषक तत्व हैं इसमें जी। और जब आप इसको जो है मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जब आप इसको देते हैं तो पौधे आपकी निरोगी रहते हैं। फिर ये तो हो गया पहला छिड़काव। दूसरा छिड़काव जो है, सर ये फिर से दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा। सर आपने कौन सी दवा का नाम बताया? दवा नहीं, ये खाद है। ये खाद है सर, पोषक तत्व है। कौन सा सर? इसका नाम है मिकनर MS-16 करके है। अच्छा। और ये रानडे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है ये वहां से पूना से बेचते हैं, बनाते हैं वहां से। अच्छा। तो वो हमने आपके खेत में इस्तेमाल करा। अच्छा। और बिल्कुल पौधा आपका जो निरोगी। तो सर ये ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा ना? क्योंकि किसान जो देख रहे हैं वो ढूंढेंगे जरूर। नहीं बिल्कुल, आप सच कह रहे हैं। अभी तक उनकी रिटेल दुकानें थे, लेकिन कुछ कारणवश उनको वहां से वो काम को बंद करके अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गए। अच्छा। तो उसका विकल्प तो होगा सर? हाँ, वहां से मंगाया जा सकता है। जी मंगाया जा सकता है। जो भी उनकी रिटेल दुकानें हैं उनसे मंगाया जा सकते हैं। कंपनी से नहीं आप मंगा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काम ही बंद कर दिया है। लेकिन चीज बहुत बढ़िया है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है धीरेन्द्र जी हैं। जी। तो धीरेन्द्र जी आपका क्या कहना है कि जो रिजल्ट जिसे मिले हैं ये, तो आप इससे संतुष्ट हैं कि सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसमें रहती हैं पूरा कंप्लीट? क्या रिजल्ट मिला आपको? हमको रिजल्ट हमारा जो भी आलू था वो पूर्णतः जैविक है। और जो डॉक्टर साहब ने हमको बताया और एक डॉक्टर साहब ने हमको शेड्यूल भी बना के दिया था, उसी हिसाब से हम आलू पे प्रयोग करते गए। हमारा आलू बिल्कुल विष रहित हुआ, एकदम चमकदार और एकदम गोल एक साइज का पूरा आलू। अच्छा। प्रजाति का नाम बताएं। प्रजाति का नाम था कुफरी चंद्रमुखी। अच्छा, कुफरी चंद्रमुखी लगाया था। तो सर इसमें एक आपने बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, ये समझ में हमारे भी आ गया, शायद किसानों को भी आ गया होगा। तो सबसे बड़ी चीज है इसमें एक रोग आता है सर, चेचक रोग, इसमें दिख रहा है ऊपर सामने किसानों को। तो आप ये बताइए कि आपने कहा था कि इसके बारे में मैं आपको बहुत सटीक जानकारी दूंगा। जी। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इसके बिना चाहे जितना अच्छा पैदा कर लें तो यहाँ पे कमी हो जाएगी। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि रोग आया तो क्यों आया? हाँ जी, बिल्कुल सर, ठीक है ना। कीड़े मकोड़ों का प्रकोप क्यों आया जी? उस पौधे की, उस फसल की प्रतिकार क्षमता कहाँ चली गई और उसके लिए वो काम क्यों नहीं कर रही जी? होता यह है कि जो हम घनत्व हम बढ़ाते जाते हैं पौधों का, तो जो है जो एक पौधे को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो 10-15 पौधों में बढ़ जाता है। सारे पौधे जो है कमजोर पड़ जाते हैं। और इसलिए जो है ये पोषक तत्वों का अभाव है, कोई रोग नहीं है ये। तो सर अगर जैसे ज्यादा पौधों में बटा जी, तो कहने का मतलब यही है कि जब वो प्रोडक्शन भी देंगे जी, तो जैसे पाए हैं वैसे देंगे। जी बिल्कुल, यही कहने का मतलब सर? नहीं, उसके साथ साथ में उसकी गुणवत्ता का भी ह्रास होगा उसकी जो है।
हाँ बिल्कुल, वो तो है ही सर, वो तो जब उत्पादन होगा तो गुणवत्ता तो नहीं आएगी। आप गेहूं का दाना ही ले लीजिए, वो छोटा रह जाएगा, बालियां छोटी रह जाएंगी, वो ज्यादा हो गया लेकिन बालियां छोटे रह जाएंगी। तो सब में तभी आएगी बालियां जब नीचे से कंप्लीट उसको समान रूप से मिलेगा। जी जी। तो सर बेसिकली इसके लिए स्पेशली क्या करना चाहिए हमारे किसान भाई? सबसे हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा आपने, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। जी। सबसे पहले जो है खेत में आने के पहले आप क्या करेंगे कि आप अपने खेत की जो सूखी मिट्टी का जो है उसका वजन कर लीजिए। 1 लीटर दूध नापने वाले मग में आप अपने खेत की सूखी मिट्टी भर लीजिए और उसका वजन कर लीजिए। अगर उसका वजन 400 ग्राम है तो खेत की मिट्टी उपजाऊ है। और जो 1 लीटर मिट्टी का बर्तन सूखा मिट्टी होनी चाहिए। जी 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 जी, उसको ठास की मत भरिए, बस ऐसे केवल भर लीजिए। भुरभुरी मिट्टी रहनी चाहिए। बिल्कुल जी। और कितना होना चाहिए डॉक्टर साहब? 400 ग्राम। 400 ग्राम। अगर इससे कम वजन हुआ तो अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ है। और इससे ज्यादा हो गया तो मिट्टी में उपजाऊपन कम है। ओहो। जैसे उदाहरण के लिए किसान भाइयों सोचा भी नहीं होगा ये पॉइंट, ये तो मेरे सपने में भी नहीं आने वाला। चलिए सर, अब एक चीज ये बताइए कि आप अगर मान लीजिए वो ज्यादा वजन हो गया तो किसान को हमारे करना क्या चाहिए कि जिससे हमारी फसल में उत्पादन ज्यादा मिले? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि क्या करने से, क्योंकि जो मिट्टी हल्की होगी त्यों उसका उपजाऊपन बढ़ेगा। और इससे फायदा देखिए क्या क्या है। पानी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। जहाँ पर आपकी 2 सिंचाई होनी है वहाँ 2 सिंचाई में आपका बिजली बची, डीजल बचा, मजदूरी बची, पैसा बचा, समय बचा। हाँ बिल्कुल, उत्पादन बढ़ा। तो ये मुनाफा जो है किसान का हुआ है। तो जी बिल्कुल दिखेगा नहीं ये जी, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये इसका किसान का मुनाफा हुआ है। जी बिल्कुल सर, कम खर्चे में सब कुछ कर रहा है जी। तो दूसरा ये कि पानी धारण करने, इससे आपका बोरवेल का, कुएं का पानी की बचत होगी। जी बिल्कुल है ना, कि कम पानी में आपकी पूरी तरीके से फसल हो रही है। जी। पानी धारण करने की क्षमता बढ़ने से जो है, उसके लिए हमको करना क्या है सर? ये बताइए। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। अपने को जो है जीवांश की मात्रा को बढ़ाना है। जी, किस तरीके से सर? क्या करना चाहिए? आपने इनका नाम सुना होगा, डॉक्टर किशन चंद्रा का। जी सर बिल्कुल। उन्होंने ओरिजिनल बेस डिकम्पोजर बनाया है। जी बिल्कुल। और वो इस्तेमाल करने से जो है, एक चीज बाकी रह गई कि पीएच का मान, मतलब मिट्टी आपकी क्षारीय है या अम्लीय है, ये जानना जरूरी है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। आपने क्या किया, एक गिलास में पानी लिया और उसमें अपने खेत की जो सूखी मिट्टी जो है 2 चुटकी डाल दिया और पीएच पेपर उसमें डुबोया और उसका एक मैचिंग कार्ड है, जो ही रंग बदला आपने उसको मैच कर दिया। और रंग के अनुसार जो है आपको पीएच का मान मालूम हो जाता है। जी। और जो पीएच मीटर भी आते हैं सर, मिट्टी में भी लगा के चेक कर लीजिए, आजकल आसान हो गया। ये सबसे आसान जो है। तो पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर? स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6.5 से 7.5 तक होना। 6.5 से 7.5। अगर मान लीजिए सर किसी की 7.5 से 7.25 या 8 हो गई, तो इसका मतलब है कि उसकी जो है क्षारीय क्षमता ज्यादा है। जी। तो उसमें आप इसको 2-3 तरीकों से आप इसका फिटकरी भी डाल सकते हैं। नहीं, फिटकरी नहीं। आप इसमें मैग्नीशियम सल्फेट डालें। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट डालें, क्योंकि आपको 2 पोषक तत्व मिल रहे हैं, मैग्नीशियम और सल्फर। जी, दोनों मिल रहे हैं। जी है ना जी। इससे क्या होगा कि पीएच का मान जो है उसी समय से जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जी सर, आगे और क्या होगा मालूम है आपको कि जो पीएच के मान की वजह से, क्या कहते हैं कि ज्यादा पीएच के मान से की वजह से जो पोषक तत्व जो अनुपलब्ध अवस्था में है वो भी उपलब्ध अवस्था में आ जाएंगे। अच्छा। सूक्ष्म जीवाणु अपना काम करना शुरू कर देंगे। जी। कौन से जीवाणु? आपके केचुआ है, जितने भी नाना प्रकार के जो आपके मददगार हैं, प्रत्येक पोषक तत्व के लिए एक अलग जो है वो सूक्ष्म जीवाणु है जो उस पोषक तत्व को घुलनशील अवस्था में करता है। और ये तभी होगा जब मिट्टी में जीवांश की मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो। सर एक मेरा सवाल है जी। आमतौर पे किसान ने डॉक्टर किशन चंद्र सर का वेस्ट डिकम्पोस्ट चला दिया जी, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, उसके थ्रिप्स लग गए, माइट लग गए, तो उसमें फिर वो रासायनिक जो दवा डालता है। जी। तो उससे जमीन पे कितना असर पड़ता है, जमीन के जो मित्र कीट है उन पे कितना असर पड़ता है, ये जरूर किसान को जानना चाहिए। बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपकी सरसों की फसल खड़ी है और आप
उसका पर परागण कौन करता है? मधुमक्खियां करती हैं। और अगर हमने पेस्टिसाइड डाल दिया या कीटनाशक डाल दिया तो वो मर जाती है। और वो इतनी संवेदनशील होती है कि अपनी छत्ते में जा करके वो संदेशा देते कि फला फला दिशा में नहीं, इस दिशा में मत जाओ, उधर तुम जाओगे तो मर जाओगे। हाँ, बिल्कुल। और मतलब आपका उत्पादन 40% जो कम हो सकता है आपका, बिल्कुल। इतनी संवेदनशील होती है। जी जी जी। आप उनको आमंत्रित करिए, आप पेस्टिसाइड मत डालिए। देखिए उत्पादन की देखिए कोई सीमा नहीं है। अगर आपने जो है 2 फीट बाय 2 फीट के फासले पर अगर आपने सरसों या राई बोई तो क्या होता है कि प्रत्येक पौधा 50 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम प्रति पौधा देने के लिए सक्षम है। जी बिल्कुल। मतलब 5 क्विंटल से लेकर 20-22 क्विंटल देना कोई मुश्किल बात नहीं है। जी जी। लेकिन हम इतना घना बो देते हैं कि पौधे को बढ़ने ही नहीं देते उसको। जी जी। शाखा उसमें फूटेंगी ही नहीं। जी। और क्या हो जाता है, वो एक डंडी की जो है हाँ, एक डंडी रह जाती, लंबी सी हो जाती है। जी जी। यहाँ पर तो नाना प्रकार की सर अभी आलू पे बात करेंगे, नेक्स्ट में बाकी करेंगे सर। तो आलू के लिए जो आपने जितना बताया किसानों को समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ पाए किसान भाई, मेरा नंबर है, मैं डॉक्टर साहब का नंबर नहीं डालूंगा क्योंकि आप परेशान करोगे उस आदमी को। मैं खुद बताऊंगा आपको, मेरे को समझ में आया, मैं लिख के भी रखा हूँ। ठीक है। तो सर अब यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आपने बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, फर्टिगेशन के लिए हमने क्या करना चाहिए जिससे कि ये रोग ना है? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इस समय जो है भारत सरकार ने इफ्को कंपनी द्वारा ये आपकी सागरिका ग्रैन्युल्स, सागरिका लिक्विड, ये जो है खाद्य बनाएंगे, सबसे सुपर है, सबसे सुपर बैक्टीरिया बेस्ड में सबसे सुपर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग जो है इसमें क्या कर रहे हैं कि जो जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, इनका हम आयात कर रहे हैं। जब हम आयात करते हैं तो उतनी ही प्रोपोर्शन में हमारे देश का सोना जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम निर्यात करेंगे तो देश में सोना आएगा। तो हम क्या चाहते हैं? जी जी, निर्यात करना। दूसरी बात ये कि हम अच्छी तरह स्मरण है कि अपना जो ये रुपया पैसा था, ये 23 रुपए का $1 हुआ, 22 रुपए 70 पैसा। जी जी। आज की तारीख में 83 रुपया है, तो 84 रुपए 25 पैसा। तो अवनति हुई जी कि उन्नति हुई, बताइए सर। अच्छा, एक छोटा सवाल भूल जाऊंगा मैं बीच में जी। जो आपने कहा सागरिका ग्रैन्युल, सागरिका लिक्विड, जी, तो इसका 1 एकड़ में आलू के खेत में क्या उपयोग होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। 1 एकड़ में जो है जब आपका पौधा का जमाव हो जाए, 10 दिन का हो जाए, तो आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से NPK कंसोर्शिया के साथ उसको मिला करके, ये भी जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है ये, मतलब इसमें सूक्ष्म जीवाणु है इसमें। और वो क्या करते हैं कि मिट्टी में जा करके वो जो अघुलनशील अवस्था में जो पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध कराते हैं, जिसकी वजह से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश वो उपलब्ध कराते हैं। जी सर, इस पे मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूँ किसान भाइयों, अगर आप ग्रेनुअल और लिक्विड दोनों जमीन में आप चलाते हैं, जो हमने इसका प्रैक्टिकल अनुभव किया है, जिस खेत में मेरे पानी 6 घंटा रुकता था, पानी सींच देने के बाद में 6 घंटा रुकता था, आज उस खेत में 1.5 घंटे से भी ज्यादा पानी ऊपर आपको नहीं मिलता है। तो ये बैक्टीरिया बेस्ड जो काम इनका वर्क है वो किस तरीके से करते हैं, डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं, मैं नहीं जानता हूं उसके, लेकिन इतना प्रैक्टिकल मैंने देखा कि जो 6 घंटा तक पानी जहां पे स्थिर रहा करता था, आज वहां पे सर 1.5 घंटे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुआ क्या है कि यही सूक्ष्म जीवाणु जो जैविक पदार्थ जो बना रहे हैं, उससे क्या करते हैं, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। जी जी जी। इसकी वजह से जहां आपके 6 घंटे का पानी लगने था, वहां पर केवल आपके 2 घंटे लग रहे हैं। तो पैसे की बचत, पानी की बचत, सबकी बचत। सर मात्रा रह गई, सर मात्रा के बारे में सवाल था, मात्रा रह गई, मैंने ही टोक दिया आपको रोकने के लिए। आप मात्रा के लिए बताएं कि 1 एकड़ में हमें कितना डालना चाहिए? 20 किलोग्राम डालना है। 20 किलोग्राम ग्रेनुअल और ये 2 लीटर NPK कंसोर्शिया जो है 400 ml। बस 400 ml स्प्रे करना है सर? नहीं, जमीन में चलाना है पानी के साथ। उसमें आप क्या करना है, आपको 10 किलोग्राम आपने सागरिका ग्रैन्युल्स लिया और उसमें थोड़ा सा गोबर के खाद 5 किलो दिया, और उसको जो है उसमें 400 ml आपका NPK कंसोर्शियम मिला देना है। और 5 दिन के बाद जो है समान रूप से पूरे खेत में जब आप सिंचाई कर रहे हैं, उसी समय आपने छिड़क दिया उसको। फिर सिंचाई करने के बाद, सिंचाई करने के साथ साथ आप उसको दे सकते हैं।
हैं। अच्छा अच्छा। 50वें दिन जो है पुनः इसी पद्धति को आप इसको इस्तेमाल करें, फिर आपको खाद देने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतनी ही खाद, बस इतनी ही देनी है आपको। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको टोटल कंप्लीटली खाद क्या देना है। अभी इफ्को में सारी चीजें उपलब्ध है, इफ्को के स्टोर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत जो राय है कि आप जो नैनो यूरिया आती है उस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। रक्षा मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने सब जगह इस्तेमाल किया है। नैनो डीएपी जो है इनकी वो काम करती है, वो कारगर है सर। तो इसलिए इस पे आप ध्यान दीजिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप केवल नैनो यूरिया के भरोसे में रहिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आलू की फसल आप करते हैं तो नाइट्रोजन आपको उतना ही देना है जितना पौधे को जरूरत है। बिल्कुल। और अगर आप एनपीके कंसोर्टिया के साथ मिला के डालते हैं तो आपको अलग से यूरिया देने की जरूरत, यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, पोटाश नहीं, कुछ भी देने की जरूरत नहीं, उसमें कंप्लीट रहता है और वो बहुत अच्छा पैदावार देके आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो थी, चार्ट आप फिर देखिएगा, ऊपर एकदम क्लियर कट मैंने लिखा हुआ है, जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि 1 एकड़ में कितना बीज लगना चाहिए, कितनी पैदावार होगी, वो सारा का सारा जो है इसमें लिखा हुआ है। अगर आधा किलो आप पैदावार मानते हैं तो 10 टन के लगभग आपका जो है पैदावार होगी, और अगर आधा किलो से ऊपर जाता है तो समथिंग अबाउट मान के चलिए आपका 12 टन 13 टन तक भी जा सकता है पैदावार। और यही चीज अगर तीसरा साल या दूसरा साल होता है तो पैदावार नेचुरली बढ़ जाएगी। सही सर कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक। इतना ही नहीं जी, और क्या होने वाला बताइए, बता रहे हैं आपको जो है कि जो पहले समय में जो पोषक तत्वों का अभाव था उसकी वजह से उसमें उत्पादन और गुणवत्ता जो नहीं आ रही थी, जो अभी आप जो करेंगे तो उसमें दोनों चीजें आएंगी जी, और आपका आलू का साइज बड़ा होगा, क्वालिटी होगी, क्वांटिटी होगी, और उसका भंडारण करने में भी आपको सहयोग मिलेगा। जी, एक छोटा सा सवाल सर मैं और कहना चाहूंगा आपसे, उस पर जरूर प्रकाश डालिए। आमतौर पे दुकानदार जो किसानों को एक तरीके से भ्रमित करते हैं, उनको जानकारी नहीं, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं कोई बीएससी एजी या एमएससी एजी नहीं मिलता है, वो पाइक्लोबिट्राजोल का जो है इस्तेमाल करा देते हैं। साइज तो बढ़ती है, बिल्कुल, ये सच्चाई है, बिल्कुल, मैंने भी करके देखा है। लेकिन जब आलू को मैंने लैब में भेजा तो 3 तरीके के टॉक्सिन्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कि कंप्लीट जहर हैं और वो आलू में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पे डॉक्टर साहब उसके बारे में बताएंगे कि क्या है पाइक्लोब्यूटाजोल का रिजल्ट और उसको क्या करना चाहिए। तो सर उस पर जरूर प्रकाश डालिए सर। देखिए, सबसे पहले ये जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है ना जी, ये पौधा तो खुद ही बना रहा है जी, आपको अलग से डालने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको देना संतुलित आहार देना है उसको। जी जी जी, संतुलित आहार देंगे, नैप्थलिन कहते हैं एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये सब का सब पौधा जो खुद बना रहा है आप। और उस जितने भी सिंथेटिक जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं जो प्राकृतिक नहीं है, उसमें जो नैसर्गिक रूप से आइसोमर्स जो होने चाहिए उसमें वो है ही नहीं उसमें जो है। लेकिन पौधा जो बनाता है उसमें सारी चीजें हैं आपको, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर्स के साथ आइसोमर जो उनके साथ में है वो मनुष्य अपनी लेबोरेटरी में कभी नहीं बना सकता है, वो केवल पौधा ही बना सकता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी थोड़ा सा अब उगने लगे होंगे। लेकिन जितनी बातें डॉक्टर साहब ने बताई, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपको हकीकत में बताता हूं, खेती करनी आपने सीख ली है। और अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से रिपीट करके देखिए, नहीं समझ में आता फिर मुझको कॉल करिए, मैं आपको समझाऊंगा। आपके गांव में घर तक अगर 100 किसान हैं तो मैं आपके घर तक ट्रेनिंग देने के लिए आऊंगा। अगर डॉक्टर साहब उपलब्ध होंगे तो डॉक्टर साहब को लेके आऊंगा, नहीं तो मैं स्वयं आऊंगा और डॉक्टर साहब मुझे बीच बीच में फोन पे भी बताते रहेंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो। नमस्कार, जय जवान जय किसान।